नमस्कार। प्राचीन भारतीय सोच और समाज की इस खास पड़ताल में आपका स्वागत है। नमस्कार। आज हमारे पास कुछ दिलचस्प स्रोत हैं जिनमें दर्शन के पुराने स्कूल हैं, समाज चलाने वाले स्मृति ग्रंथ हैं और यहाँ तक कि हजारों साल पुरानी सभा समिति जैसी संस्थाओं का भी जिक्र मिलता है। बिल्कुल, और ये स्रोत हमें उस दौर की एक कह सकते हैं एक झलक देते हैं जब भारत में विचारों और सामाजिक संरचनाओं की नींव रखी जा रही थी। काफी अहम जानकारी है। तो हमारा इरादा है इन स्रोतों से मोती चुनना, मतलब सबसे खास विचारों और तथ्यों को सामने लाना, ताकि हम सब उस दौर को और बेहतर समझ सकें। जी चलिए शुरू करते हैं ये खोजबीन। हाँ, और शायद शुरुआत दर्शन से करनी चाहिए, मतलब सोचने के उन तरीकों से जिन्होंने भारतीय सभ्यता को दिशा दी। सही कहा। सबसे पहले बात करते हैं षड दर्शन की, यानी सोचने के वो 6 खास रास्ते या स्कूल ऑफ थॉट जो भारत में पनपे। जी, षड दर्शन। इनके नाम है सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, पूर्व मीमांसा और वेदांत। इसे उत्तर मीमांसा भी कहते हैं। हाँ, और कमाल की बात यह है कि इन सभी का अंतिम लक्ष्य एक ही बताया गया है, मोक्ष, मतलब जीवन मृत्यु के चक्कर से आजादी। हाँ, लक्ष्य एक पर रास्ते अनेक। यही तो भारतीय दर्शन की खासियत है। हर दर्शन मोक्ष तक पहुंचने का अपना एक अलग नक्शा, एक अलग तरीका पेश करता है। तो चलिए कुछ प्रमुख दर्शनों को जरा करीब से देखते हैं। पहला है सांख्य। जानकारी ये मिलती है कि ये शायद सबसे पुराने दर्शनों में से एक है। जी, ऋषि कपिल इसके संस्थापक माने जाते हैं। और जो बात मुझे सबसे ज्यादा चौंकाती है वो ये कि इसकी शुरुआती सोच में दुनिया को प्रकृति से बना माना गया, मतलब सृष्टि के मूल पदार्थ मैटर से, ईश्वर से नहीं। है ना दिलचस्प? ये वाकई बहुत महत्वपूर्ण पहलू है। सांख्य का ये शुरुआती तर्कवादी लगभग अनीश्वरवादी नजरिया दिखाता है कि प्राचीन भारत में सिर्फ आस्था ही नहीं थी, बल्कि तर्क और भौतिकवादी विचारों की भी एक गहरी परंपरा थी। हाँ, ये उस आम धारणा को तोड़ता है कि भारत में हमेशा से सब कुछ ईश्वर केंद्रित ही रहा है। बिल्कुल। बाद में, जैसा कि स्रोतों में उल्लेख है, करीब 4वीं सदी ईस्वी में पंचशिखा जैसे विचारकों ने इसमें पुरुष यानी चेतना या आत्मा का तत्व भी जोड़ा। अच्छा। तो फिर ये दर्शन प्रकृति यानी पदार्थ और पुरुष यानी चेतना, इन दो मूल तत्वों पर आधारित हो गया। तो ज्ञान कैसे मिलेगा इसमें? इसके लिए क्या तरीके बताए गए हैं? इसके लिए 3 तरीके बताए हैं। प्रत्यक्ष, मतलब जो हम सीधे अपनी इंद्रियों से जानते हैं। ठीक है। दूसरा अनुमान, यानी तर्क से किसी नतीजे पर पहुंचना। और तीसरा है शब्द, मतलब किसी विश्वसनीय स्रोत या शास्त्र से सुनना या पढ़ना। प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द। जी, और सांख्य मानता है कि इसी प्रकृति और पुरुष के असली भेद को समझ लेने से, ये जान लेने से कि चेतना पदार्थ से अलग है, मोक्ष मिलता है। ये 3 स्रोत, या आगे हमें और भी दर्शनों में मिलेंगे, ज्ञान मीमांसा का आधार हैं ये। अच्छा, तो अगर सांख्य दुनिया के बनने के पीछे के सिद्धांत पर बात कर रहा था, तो वैशेषिक दर्शन वो किस चीज पर जोर देता है? इसके प्रणेता तो महर्षि कणाद थे ना? जी हाँ, महर्षि कणाद। वैशेषिक दर्शन का फोकस भौतिक जगत की बनावट को समझना है। एक तरह से ये प्राचीन भारत का एटॉमिक थियरी का शुरुआती रूप है। अरे वाह, एटॉमिक थियरी। हाँ, मतलब उन्होंने ये विचार दिया कि ये दुनिया मूल तत्वों से बनी है। कौन से तत्व? 5 मूल तत्व: पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। और महर्षि कणाद ने इन तत्वों के सबसे छोटे अविभाज्य कणों की बात की, जिन्हें अणु या परमाणु कहा गया है। बिल्कुल, परमाणु। ये सोचना कि हर चीज इन छोटे छोटे कणों से बनी है, ये उस जमाने के हिसाब से तो बहुत ही क्रांतिकारी विचार था। हाँ, और शायद कणाद नाम भी कण से ही जुड़ा है, ऐसा कहते हैं। हाँ, संभव है। ये दिखाता है कि वो दार्शनिक सिर्फ आत्मा परमात्मा में ही नहीं उलझे थे, बल्कि अपने आसपास की दुनिया को, पदार्थ की संरचना को भी एक वैज्ञानिक नजरिए से समझने की कोशिश कर रहे थे। इसे भारत में भौतिकी यानी फिजिक्स की शुरुआती समझ कह सकते हैं फिर कह तो। सकते हैं, बिल्कुल। एक तरह से भौतिकी की नींव। अच्छा, तो भौतिक दुनिया से अब जरा परम सत्य की ओर बढ़ते हैं। बात करते हैं वेदांत दर्शन की। इसे वेदों का अंत या ज्ञान का मार्ग भी कहते हैं। ये उपनिषदों पर आधारित है। जी, वेदांत ने भारतीय सोच पर शायद सबसे गहरा असर डाला है। हमारे स्रोतों में इसके 2 मुख्य स्कूलों का जिक्र है, अद्वैत और द्वैत। ये दोनों ही बहुत प्रभावशाली रहे हैं। हाँ, और ये अद्वैत और द्वैत का जो विभाजन है, ये अपने आप में बहुत कुछ कहता है। पहले अद्वैत वेदांत को समझते हैं।
इसके सबसे बड़े प्रचारक हुए 9वीं सदी के आदि शंकराचार्य। जी, शंकराचार्य। अद्वैत का मूल मंत्र है ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, मतलब सिर्फ एक परम सत्ता ब्रह्म ही सच है और ये दुनिया जो हम देखते हैं ये एक तरह से माया है, एक भ्रम। हाँ, सत्य एक ही है, परम सत्य। और सबसे बड़ी बात कि हमारी आत्मा मतलब जीवात्मा और वो परम सत्ता ब्रह्म असल में एक ही है, उनमें कोई भेद नहीं है। और इस दर्शन के हिसाब से मोक्ष कैसे मिलेगा? ज्ञान से। ये जानकर कि मैं और ब्रह्म अलग नहीं, एक ही हैं। शंकराचार्य ने सिर्फ ये विचार ही नहीं दिया, बल्कि पूरे भारत को जोड़ने का काम भी किया। हाँ, वो 4 मठों की स्थापना वाला काम। बिल्कुल। उत्तर में बद्रीनाथ, दक्षिण में श्रृंगेरी, पूर्व में पुरी और पश्चिम में द्वारका। इन 4 मठों की स्थापना करके उन्होंने हिंदू धर्म को एक संगठित रूप देने की बहुत बड़ी कोशिश की। ये तो कमाल का काम था, एक दार्शनिक विचार को जमीनी स्तर पर संस्थागत रूप देना। जी हाँ। अब आते हैं वेदांत के दूसरे स्कूल पर, द्वैत वेदांत। 13वीं सदी के माधवाचार्य इसके मुख्य प्रणेता थे। माधवाचार्य? जैसा नाम से ही पता चलता है, द्वैत यानी दो। ये मानता है कि ईश्वर यानी ब्रह्म और आत्मा ये दो अलग अलग सत्ताएं हैं। ये तो अद्वैत से एकदम उल्टा हो गया। बिल्कुल उल्टा। द्वैत दर्शन ईश्वर और भक्त के बीच के रिश्ते को महत्वपूर्ण मानता है। यहाँ मुक्ति का रास्ता ज्ञान नहीं बल्कि ईश्वर की भक्ति और समर्पण है। अच्छा, तो यहाँ भक्ति मार्ग पर जोर है। हाँ, ईश्वर अलग है, आत्मा अलग है और भक्ति के जरिए आत्मा ईश्वर तक पहुंच सकती है या उसकी कृपा पा सकती है। तो ये दो एकदम विपरीत नजरिए, एक कहता है सब एक है, अद्वैत, दूसरा कहता है ईश्वर और हम अलग हैं, द्वैत। ये सिर्फ दार्शनिक बहस लगती है या इसका कुछ गहरा मतलब भी है? नहीं, ये सिर्फ किताबी बहस नहीं है। देखिए, ये दिखाता है कि परम सत्य और मुक्ति को लेकर भारत में कितनी अलग-अलग सोच विकसित हुई। शायद ये अलग-अलग मिजाज के लोगों के लिए, अलग-अलग स्वभाव के लोगों के लिए अलग-अलग रास्ते सुझाए गए। मतलब किसी को ज्ञान का रास्ता ठीक लगा, किसी को भक्ति का। हाँ, बिल्कुल। ये भारतीय चिंतन की विशालता और उसमें समाई विविधता का सबूत है कि दोनों ही धाराएं फली फूली और आज भी उनका प्रभाव दिखता है। ये तो हुई सोचने और समझने की बातें, लेकिन उस समय का समाज चलता कैसे था? नियम कानून क्या थे? इसके लिए हमें स्मृति ग्रंथों को देखना होगा। जी, स्मृतियां। ये एक तरह से हिंदू समाज के लिए कानून की किताबों जैसे थे। स्मृतियां वाकई उस दौर के समाज का आईना है। ये सिर्फ पूजा पाठ के ग्रंथ नहीं थे, बल्कि ये लोगों के रोजमर्रा के जीवन, उनके कर्तव्यों, अधिकारों, सामाजिक व्यवहार और कानूनी प्रक्रियाओं को तय करते थे। ये गद्य यानी प्रोज में लिखे गए थे, जो इन्हें वेदों की शैली से अलग करता है। इनमें सबसे मशहूर और शायद सबसे पुरानी है मनुस्मृति। कहा जाता है कि इसे राजा मनु ने लिखा था। हाँ, मनुस्मृति का नाम तो बहुत सुना जाता है। इसमें क्या क्या नहीं है? दुनिया कैसे बनी, समाज के 4 वर्णों और जीवन के 4 आश्रमों के क्या काम है, राजा को राज कैसे चलाना चाहिए, कर्म का सिद्धांत, खाने पीने के नियम, शुद्धता, जन्म मृत्यु के संस्कार, मतलब सब कुछ। एक तरह से ये उस जमाने का कॉन्स्टिट्यूशन या गाइड बुक कह सकते हैं, जो जीवन के हर पहलू को समेटने की कोशिश करती है। हालांकि ये भी ध्यान रखना जरूरी है कि इसमें लिखी हर बात शायद उस समय की जमीनी हकीकत ना हो, बल्कि एक आदर्श समाज की रूपरेखा ज्यादा हो। हाँ, ये हो सकता है। इसी मनुस्मृति में एक और बड़ी रोचक चीज का जिक्र है, विवाह के 8 प्रकार। ये सुनकर आज थोड़ा अजीब लग सकता है। 8 प्रकार? हाँ, इसका उल्लेख है। पहला है ब्रह्म विवाह, जिसे सबसे अच्छा माना गया। इसमें पिता अपनी बेटी का हाथ एक अच्छे संस्कार वाले पढ़े लिखे लड़के को सौंपता था। हाँ, ये एक तरह की सम्मानित अरेंज्ड मैरिज थी, जिसमें वर और वधू की योग्यता और कुल मर्यादा देखी जाती थी। फिर था दैव विवाह, जिसमें यज्ञ कराने वाले पुरोहित को दक्षिणा के रूप में कन्या दी जाती थी। अच्छा। आर्ष विवाह में वर कन्या के पिता को गाय बैल का एक जोड़ा देता था, और प्राजापत्य विवाह में वर वधू आपसी सहमति से गृहस्थ धर्म निभाने का वचन लेते थे। इन चारों को आमतौर पर ठीक माना जाता था। हाँ, ये समाज में स्वीकृत या कहिए सम्मानित तरीके थे, लेकिन लिस्ट यहीं खत्म नहीं होती। 5वां था गांधर्व विवाह। ये आज की लव मैरिज जैसा था, जहां लड़का लड़की आपसी पसंद से शादी करते थे। प्रेम विवाह। हाँ। फिर असुर विवाह, जिसमें वर पैसे देकर लड़की को खरीदता था। ये सुनकर ही थोड़ा गड़बड़ लगता है। बिल्कुल।
यहाँ विवाह एक संस्कार से ज्यादा एक सौदा बन जाता था, जिसे अच्छा नहीं माना गया। ये उस समय की सामाजिक हकीकत का एक पहलू दिखाता है, जहाँ शायद ऐसी प्रथाएं भी मौजूद थीं, भले ही उन्हें नीचा देखा जाता था। और इससे भी नीचे माने जाने वाले दो प्रकार थे। राक्षस विवाह, इसमें लड़की का जबरदस्ती अपहरण करके शादी की जाती थी। बलपूर्वक विवाह। और सबसे बुरा पैशाच विवाह, जिसमें सोई हुई, नशे में या मानसिक रूप से असंतुलित लड़की के साथ धोखे से संबंध बनाकर विवाह किया जाता था। इसे सबसे निम्न कोटि का माना गया। जटिल थी। ये लिस्ट सिर्फ आदर्श विवाह नहीं दिखाती, बल्कि समाज में मौजूद अच्छी, बुरी, स्वीकृत, अस्वीकृत सभी तरह की प्रथाओं को दर्ज करती है। ये जानना जरूरी है कि इनका उल्लेख होने का मतलब ये नहीं कि सभी को नैतिक मंजूरी मिली हुई थी। हाँ, खासकर आखिरी दो को तो बहुत ही निम्न दर्जे का माना गया। जी। मनुस्मृति के अलावा कुछ और स्मृतियों का भी उल्लेख मिलता है, जैसे नारद स्मृति। नारद स्मृति, हाँ। इसमें एक दिलचस्प बात यह है कि ये राज्य को जुए जैसी चीजों पर लगाम लगाने को कहती है, और इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण, इसमें दास प्रथा का विरोध मिलता है। ये वाकई ध्यान देने वाली बात है। दास प्रथा दुनिया भर में प्राचीन समाजों का एक दुखद हिस्सा रही है, लेकिन नारद स्मृति में इसका विरोध मिलना या उसे नियंत्रित करने की बात करना, ये दिखाता है कि सामाजिक बुराइयों पर सवाल उठ रहे थे और उन्हें खत्म करने या कम करने की सोच भी पनप रही थी। एक और है देवल स्मृति। इसमें उन हिंदुओं को वापस अपने धर्म में लाने के नियम बताए गए हैं जिन्होंने किसी वजह से दूसरा धर्म अपना लिया था। हाँ, शुद्धि प्रक्रिया का उल्लेख है इसमें। ये उस समय की सामाजिक उथल-पुथल और पहचान के मुद्दों की तरफ इशारा करता है। शायद धर्म परिवर्तन और फिर वापसी एक मुद्दा रहा होगा। और याज्ञवल्क्य स्मृति, इसमें सिक्कों के आकार और स्थिति का ब्यौरा मिलता है। ये तो आर्थिक इतिहास के लिए महत्वपूर्ण होगा। बिल्कुल। ये उस समय की अर्थव्यवस्था और मुद्रा प्रणाली के अध्ययन के लिए बहुत उपयोगी जानकारी है। तो ये अलग-अलग स्मृतियां दिखाती हैं कि समाज और कानून कोई पत्थर की लकीर नहीं थे। मतलब वे बदल रहे थे। हाँ, वे समय और जरूरतों के हिसाब से बदल रहे थे, विकसित हो रहे थे। देवल स्मृति का पुनर्धर्मांतरण पर ध्यान देना या याज्ञवल्क्य का आर्थिक बारीकियों पर लिखना, ये सब बताते हैं कि समाज नई चुनौतियों का सामना कर रहा था और उनके हल ढूंढ रहा था। अच्छा, तो समाज के नियमों से अब थोड़ा शासन प्रशासन की तरफ चलते हैं। प्राचीन भारत में फैसले कैसे लिए जाते थे? राजा ही सब कुछ था या और भी संस्थाएं थीं? नहीं, सिर्फ राजा नहीं। हमारे स्रोतों में दो बड़ी संस्थाओं का जिक्र बार बार आता है, सभा और समिति। इनका उल्लेख ऋग्वेद और अथर्ववेद दोनों में है। हाँ, अथर्ववेद में तो इन्हें प्रजापति की 2 बेटियां तक कहा गया है। मतलब ये बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती थी। जी हाँ, बहुत महत्वपूर्ण। सभा और समिति वैदिक काल के राजनीतिक और सामाजिक जीवन की रीढ़ जैसी थी। ये दिखाती हैं कि उस समय राजतंत्र होते हुए भी सलाह मशवरे और सामूहिक निर्णय की प्रक्रियाएं मौजूद थीं। पहले सभा को समझते हैं। जानकारी मिलती है कि ये शायद गांव के स्तर की या फिर पढ़े लिखे सम्मानित या अमीर लोगों की संस्था थी। इसके मुखिया को सभापति कहते थे। हाँ, सभा एक तरह से बड़ों या अनुभवी लोगों की काउंसिल यानी परिषद जैसी लगती है। इसका काम राजा को सलाह देना और न्याय करने में मदद करना बताया गया है। न्याय करने में मदद मतलब ये अदालत जैसा कुछ था कि ये अदालत की तरह काम करती थी और अपराधियों को सजा भी देती थी। ये दिखाता है कि न्याय व्यवस्था का एक ढांचा मौजूद था, सिर्फ राजा की मर्जी नहीं चलती थी। ठीक है, अब बात समिति की। जी, ये सभा से ज्यादा बड़ी और राजनीतिक संस्था लगती है। जी, समिति का दायरा शायद ज्यादा व्यापक था। इसके प्रमुख को ईशान कहा जाता था। इसमें आम लोग भी हिस्सा ले सकते थे और यहाँ राज्य के बड़े राजनीतिक और सामाजिक मुद्दों पर बहस होती थी। मतलब ये एक तरह की संसद जैसी हो गई। हाँ, एक तरह की जनप्रतिनिधि सभा कह सकते हैं, जहां अहम पॉलिसी डिसीजन लिए जाते होंगे। और दिलचस्प बात यह है कि राजा खुद इसके फैसलों की समीक्षा करता था या उसमें शामिल होता था। तो राजा को समिति की बात माननी पड़ती थी। ऐसा लगता है कि राजा निरंकुश नहीं था, उसे समिति की राय का ध्यान रखना पड़ता होगा। ये राजा और प्रजा के बीच संवाद का एक माध्यम रहा होगा। यहाँ एक और बहुत दिलचस्प बात पता चलती है स्रोतों से। ऐसा लगता है कि सभा में महिलाएं हिस्सा ले सकती थीं। उन्हें सभावती कहा जाता था। हाँ, ये उल्लेख मिलता है। लेकिन समिति जो ज्यादा राजनीतिक थी, उसमें महिलाओं को अधिकार नहीं था। ये अंतर क्यों रहा होगा, ये सोचने वाली बात है। ये अंतर उस समय की सामाजिक हकीकत पर रोशनी डालता है। सभा, जो शायद न्याय या स्थानीय मामलों से ज्यादा जुड़ी थी, उसमें महिलाओं की भागीदारी भले ही सीमित रही हो,
उनके सार्वजनिक जीवन में थोड़ी भूमिका दिखाती है। लेकिन समिति में नहीं। लेकिन समिति जहां राज्य के बड़े फैसले होते थे, वहां उनकी गैर मौजूदगी उस दौर के लैंगिक समीकरणों को दर्शाती है। ये दिखाता है कि अधिकार और भूमिकाएं शायद बंटी हुई थी। पुरुषों का प्रभाव राजनीतिक क्षेत्र में ज्यादा था। तो सभा और समिति मिलकर एक तरह की चेक्स एंड बैलेंसेस वाली व्यवस्था बनाते होंगे। सभा अनुभवी लोगों की सलाह और न्याय के लिए, और समिति आम जनता की राय और बड़े फैसलों के लिए। बिल्कुल, ये विभाजन दिखाता है कि शासन के काम अलग अलग स्तरों पर बटे हुए थे। ये एक विकसित होती हुई राजनीतिक सोच का सबूत है। ऐसा नहीं था कि सिर्फ राजा का हुक्म चलता था, बल्कि विचार विमर्श और सलाह की प्रक्रियाएं भी थीं। तो आज हमने प्राचीन भारत के ज्ञान और समाज की कई परतें खोली, छठ दर्शन के गहरे विचारों से लेकर मनुस्मृति जैसे ग्रंथों के सामाजिक नियमों और सभा समिति जैसी शुरुआती शासन व्यवस्थाओं तक काफी कुछ जानने को मिला। ये साफ है कि प्राचीन भारत एक बहुत ही जीवंत और जटिल समाज था। यहाँ अलग अलग दार्शनिक मत थे, समाज को चलाने के लिए विस्तृत नियम कानून थे और शासन के लिए संगठित संस्थाएं थीं। ये सब मिलकर एक ऐसी सभ्यता की तस्वीर बनाते हैं जो लगातार सोच विचार कर रही थी और विकसित हो रही थी। आज की इस चर्चा के बाद एक सवाल मन में घूम रहा है, जो शायद हमारे सुनने वालों के लिए भी सोचने लायक हो। जी पूछिए। हमने देखा कि सच को समझने के कितने अलग अलग नजरिए थे। जैसे अद्वैत वेदांत कहता है सब एक है, और द्वैत वेदांत कहता है ईश्वर और आत्मा अलग हैं। क्या ये हजारों साल पुराने दार्शनिक मतभेद आज भी हमारी जीवन जीने के तरीके, हमारी आध्यात्मिकता की समझ और यहाँ तक कि हमारे रिश्तों को प्रभावित करते हैं, या ये बस पुरानी बातें हैं? बहुत गहरा सवाल है। मुझे लगता है ये दर्शन सिर्फ इतिहास की किताबें नहीं है। इनके धागे आज भी हमारी संस्कृति, हमारी सोच और हमारी मान्यताओं में कहीं ना कहीं बुने हुए हैं, चाहे हम उन्हें पहचाने या ना पहचाने। इन पर विचार करना एक तरह से अपने आप को और अपनी जड़ों को समझने जैसा है। सोचने वाली बात है। इस विचार मंथन में हमारे साथ रहने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद।